नमस्कार, प्राइम टाइम डिबेट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। मनोहर सरकार के 2500 दिन पूरे होने के मौके पर प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल मीडिया के सामने आए और 2500 दिनों का लेखा जोखा पेश किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि सबसे ज्यादा चोट भ्रष्टाचार और दलालों पर की है। वहीं कृषि कानून के बहाने विपक्ष पर हमला बोलते हुए किसानों को गुमराह करने का आरोप भी उन्होंने लगाया। सीएम ने कहा कि हमने व्यवस्थाओं को बदलने का काम किया है, जिसका सीधा फायदा प्रदेश की जनता को मिला है। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। प्रदेश सरकार के 2500 दिन पूरे, सीएम ने पेश किया रिपोर्ट कार्ड, विपक्ष पर साधा जमकर निशाना। प्रदेश सरकार के पहले और दूसरे कार्यकाल के 2500 दिन पूरे होने पर सीएम मनोहर लाल ने अपनी सरकार के काम का हिसाब जनता के सामने रखा। सीएम मनोहर लाल ने इस मौके पर अपनी सरकार के काम को निरंतर विकास 2500 दिनों का सफल प्रयास स्लोगन दिया। साथ ही अपने कामकाज को लेकर बुक भी लॉन्च की। इस दौरान चंडीगढ़ प्रेस क्लब में सरकार के कामों को लेकर डॉक्यूमेंट्री भी चलाई गई, जिसके बाद सीएम ने मंच पर आकर अपने 2500 दिनों का लेखा जोखा सभी के सामने रखा। अपने संबोधन में सीएम ने सबसे पहले सभी को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी। साथ ही पैरालंपिक में खिलाड़ियों के मेडल लाने पर उन्हें बधाई दी। आज जन्माष्टमी का दिन है, भगवान कृष्ण का जन्म है। युगों से हम इस अवतार के जन्मदिन के अवसर पर खुशियां मनाते आए हैं। आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे पिछले दिनों में टोक्यो में ओलंपिक हुआ, ऐसा ही अभी पैरालंपिक के खेल चल रहे हैं। और जो इस समय की जानकारी है, खेल अभी चल रहे हैं। इस समय हमारा जो परफॉर्मेंस है, किसी भी इस प्रकार के ओलंपिक पैरा ओलंपिक में किसी एक दिन का रिकॉर्ड बना है कि एक ही दिन में 4 मेडल हमको मिले हैं। और आज कुल 7 मेडल हमको मिल चुके हैं, जिसमें से 2 हरियाणा के हैं। इसके लिए भी आपको मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। इसी के साथ सीएम ने कहा कि जब 2500 दिन पहले उन्होंने मुख्यमंत्री का पद संभाला था, तो उन्हें पूर्व की सरकार से विरासत में भ्रष्टाचार मिला था। विपक्ष पर निशाना साधते हुए सीएम ने कहा कि प्रदेश पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबा हुआ था। प्रदेश को भ्रष्टाचार से निकालने और व्यवस्था को ठीक करने का हमारी सरकार ने संकल्प लिया। मित्रों, ये 2500 दिन पूर्व की अगर कहानी में याद करता हूं, तो जिस प्रकार का उस समय हमें एक ऐसा अवसर मिला, जिस समय यानी प्रदेश पूरा हमारा वो भ्रष्टाचार इसमें डूबा हुआ था, परिवारवाद में था, भाई भतीजावाद, और कैसे सरकारी संसाधनों को लूटा जाए, इस प्रकार का एक वातावरण था। उसको ठीक करने के लिए हमने भी संकल्प लिया कि हम अपने शासनकाल में इसको सुधारने का प्रयत्न करेंगे। सीएम ने कहा कि उनकी सरकार ने जन सेवा के मार्ग पर काफी कार्य किए, राइट टू करप्शन की बजाय राइट टू सर्विस पर काम किया। तो उसी दिन संकल्प लिया कि व्यवस्थाएं बदलनी है। हमको सीधे सीधे जैसे पहले काम चल रहे हैं उस प्रकार के नहीं करने हैं। जो उन्होंने किए वो करने हैं, ऐसा नहीं कि वो नहीं करने, वो सारे बेकार थे, ऐसा नहीं है। लेकिन उसी ढर्रे पर नहीं चलना है, ढर्रा बदलना है। तब हमने जो उस समय लोगों को एक वातावरण था कि जैसे करप्शन के बारे में लोग समझते थे उनका अधिकार है, राइट टू करप्शन, ये वो मान करके चलते थे। हमने कहा नहीं, इसको बदलेंगे। हम जो है राइट टू करप्शन की बजाय राइट टू सर्विस, इसको लागू करेंगे। सीएम ने बताया कि आगे भी भ्रष्टाचार पर रोक लगाते हुए और सरकारी कामों में लोगों को होने वाली परेशानियों को खत्म करने के मकसद से एक पोर्टल की शुरुआत की जा रही है, जिसके जरिए समय पर काम न करने वाले अफसरों पर नजर रखी जाएगी और ऐसे अफसरों पर कार्रवाई की जाएगी। 1 तारीख को हम एक पोर्टल नया लागू कर रहे हैं। राइट टू सर्विस में जो टाइमली, जिनको टाइम दिया गया है अधिकारी को कि आपने 5 दिन में, 10 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में काम पूरा करना है, उस समय तक अगर उन्होंने नहीं किया तो एक प्रावधान कर रहे हैं ऑटो अपील का, कि अगर 15 दिन में काम करना था, अफसर ने 15 दिन में नहीं किया तो घुमा नहीं सकता। 16वें दिन ऑटो अपील ऊपर के अफसर पर पहुंच जाएगी। और उस ऑटो अपील में भी उसके जो दिन होंगे, उस दिन तक नहीं करेगा तो उससे ऊपर पहुंच जाएगी। और नीचे वाले ये नहीं समझेंगे कि ऑटो अपील होने के बाद मेरा काम छोटा और ऊपर चला गया,
उनका भी हिसाब किताब रखा जाएगा कि उन्होंने टाइम से काम क्यों नहीं किया। तो ऑटो अपील का एक सिस्टम बनाएंगे। सीएम ने आगे अपने संबोधन में कहा कि 2500 दिन पहले जिला परिषद का भी बजट काफी कम हुआ करता था, जिसे बीजेपी सरकार ने बढ़ाने का काम किया, जिसके जरिए लोगों को काफी सुविधाएं मिली है। 2500 दिन पहले जिला परिषद का बजट 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में चलता था। कुल मिला के 30 करोड़ रुपया जिला परिषदों को दिया जाता था। हमने आने के बाद 20 करोड़ से 25 करोड़ बजट कर दिया एक जिला परिषद का, और कोई संतुष्टि नहीं है हमारी। हम चाहते हैं और ज्यादा काम उनको दिए जाए। ऐसे छोटे छोटे काम जो हर गांव में होने हैं, हर गांव में प्राइमरी स्कूल खुलना है, हर गांव में पार्क भी होना है, हर गांव में तालाब की व्यवस्था भी होनी चाहिए, हर गांव में कोई हॉस्पिटल डिस्पेंसरी छोटा ये होना चाहिए। तो 6,700 हमारे गांव हैं और लगभग 4,000 के आसपास वार्ड्स हैं। तो ऐसे ये 10-11 हजार इकाइयां एक उसका केंद्र बिंदु स्टेट में रह करके कैसे संभाल सकता है? नहीं संभाल सकता। उसको डिसेंट्रलाइज करेंगे तो आम आदमी को उसका लाभ मिलेगा। इसी के साथ सीएम ने कृषि कानूनों के मुद्दे को लेकर विपक्ष को भी जमकर घेरा। सीएम ने विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष जनता में भ्रम और भय फैलाने का काम कर रहा है, और इसका सबसे ताजा उदाहरण है कृषि कानून, जिसको लेकर विपक्ष ये भ्रम फैला रहा है कि कृषि कानून किसानों के हक में नहीं है। जो 3 कृषि कानून लागू हुए, अभी जो सारा आंदोलन चल रहा है, मुझे पता है कि इसका कोई ना कोई प्रश्न आप लोग बाद में जरूर पूछेंगे, लेकिन भ्रम क्या है कि आपकी जमीनें बिक जाएंगी, एमएसपी खत्म हो जाएगी, ये मंडियां खत्म हो जाएंगी। अभी 2 साल हो गए हैं हमें भी अब उन कानूनों के बढ़ने के बाद। साल भर से तो शोर शराबा भी खूब हो रहा है, कोई मंडी खत्म हुई है क्या? बल्कि कुछ मंडियां जो बंद पड़ी थी वो हमने चालू की, नई मंडियां भी खोली है। अभी 3 दिन पहले ही हमने सिरसा के अंदर एक 50 एकड़ के लगभग जमीन खरीद करके उस मंडी का एक्सटेंशन किया है। मंडियां बंदी करनी होती तो हम ये क्यों आगे बढ़ाते? आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि सीएम के भाषण की और क्या बड़ी बातें रही। 1 सितंबर को एक नया पोर्टल करेंगे लॉन्च। नए पोर्टल में ऑटो अपील का विकल्प होगा। हमने व्यवस्था बदलने का संकल्प लिया। राइट टू करप्शन की बजाय राइट टू सर्विस लाए। अफसरों ने काम नहीं किया तो कार्रवाई होगी। पहले भ्रष्टाचार में डूबा हुआ था हरियाणा। हमने भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम किया। पहले लोगों की समस्या कोई नहीं सुनता था। हर गांव में स्कूल, तालाब बनाने का काम जारी। हमारी सरकार ने आईटी सिस्टम बायोमेट्रिक बनाया। हम चाहते हैं कि जनता डीसी दफ्तर के चक्कर ना लगाए। राशन बांटने में भी पहले भ्रष्टाचार था। हमने राशन प्रक्रिया को भी बायोमेट्रिक से जोड़ा। विपक्ष का काम भ्रम और भय फैलाना है। कृषि कानूनों पर भ्रम और डर फैलाया जा रहा है। मंडियों और एमएसपी पर अफवाह फैलाई गई। हम हरियाणा में 10 फसलें एमएसपी पर खरीदते हैं। सिरसा में 50 एकड़ जमीन अनाज मंडी के लिए खरीदी। जमीन मालिकों के साथ काश्तकारों को भी लाभ दिया। बुढ़ापा पेंशन पर भी भ्रम फैलाया गया। पानी बचाने के लिए मेरा पानी मेरी विरासत योजना शुरू की गई। योजना में 7,000 एकड़ की सब्सिडी देती है सरकार। हम कांग्रेस का भ्रामक प्रचार भी सहन कर रहे हैं। हम कांग्रेस से अपील करते हैं कि रचनात्मक काम करें। कांग्रेस ऐसा ही करती रही तो उनका भविष्य अंधकार में है। सरकार के 2500 दिन पूरे होने पर जहां एक तरफ सीएम ने सरकार की सफलताओं को गिनवाया, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष पर भी जमकर निशाने साधे। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले आज के जो मेहमान हैं उनसे आपको रूबरू करवा देते हैं। अमित नेहरा, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, स्वागत है आपका। खालिद चहलका, प्रवक्ता कांग्रेस के भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपका भी स्वागत है। ओंकार सिंह, प्रवक्ता इनेलो के हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपका भी स्वागत है। लेकिन सबसे पहले सवाल खालिद चहलका जी से। खालिद जी, जिस तरह से सरकार की तरफ से आज सीएम मनोहर लाल आए और उन्होंने 2500 दिनों का रिपोर्ट कार्ड पेश किया, इस रिपोर्ट कार्ड को लेकर आप किस तरह से देखते हैं और खास करके कांग्रेस इसे किस तरह से देखती है? हसन भाई, ने सरकार के 2500 दिनों के शासन सत्ता को आपको 2 लाइनें सुनाता हूं पहले जी। वो लाइनें कुछ इस तरह है कि वहारी सरकार तेरी मासूमियत का जवाब नहीं। क्या कहा? कि वहारी सरकार तेरी मासूमियत का जवाब नहीं, हंसा कर करता है बर्बाद तू मेरे मासूम हरियाणा को। ये सरकार के 2500 दिनों का सार है। सरकार जब सत्ता में आई 2014 में, 14 में आने के तुरंत बाद सरकार ने कितने ही समय प्रदेश के लोगों पे लाठियां बरसाई, गोलियां चलाई। यहां तक कि मात्र 15 महीने के शासनकाल में, जब 15 महीने सरकार को हुए थे,
तो सरकार को पूरे प्रदेश को जातीय हिंसा में झोंक दिया गया। एक प्रकाश सिंह कमेटी जो सरकार ने खुद गठित की थी, जब वो सरकार के खिलाफ, सरकार के सारे सिस्टम के खिलाफ देती है रिपोर्ट अपनी, तो सरकार उस रिपोर्ट को ही नकार देती है। इस बीच आपने ये भी कहा था सरकार में आने से पहले कि 2022 तक सरकार किसानों की आय दुगनी करेगी। आज किसानों की क्या दुर्दशा है, 600 किसान करीब शहीद हो गए, 9 महीने का समय हो गया, लेकिन सरकार आय दुगनी करने की बजाय हसन साहब किसानों की जो खेती में खर्चा है उसको दुगना कर दिया है। ये सरकार के 2500 दिनों की उपलब्धि है। 2500 दिनों में सरकार ने इस प्रदेश को, जहां प्रति व्यक्ति आय हम हरियाणा बहुत ऊपरे लेवल पर था, उसको नीचे सतर पर ले आया और बेरोजगारी में पूरा हरियाणा नंबर 1 पे है। ये सरकार के 2500 दिनों का आंकड़ा है। सरकार ने इस 2500 दिनों में बिजली के बिल बढ़ाए, किसानों के पेट्रोल डीजल के प्रदेश को दुखी किया, ऊपर से यहां तक कि बसों को किराया तक बढ़ाया, जिससे आम जन को, जो भी आम जन से जुड़ी इस प्रदेश की सुख सुविधाएं हैं, कोई मौका नहीं छोड़ा सरकार ने अपनी तरफ से उन लोगों को परेशान करने का। मतलब ये 2500 दिन नहीं सरकार की उपलब्धियां नहीं है, बल्कि हरियाणा की बर्बादी का जश्न है जो सरकार मना रही है। और सरकार इतनी बड़ा दुख होता है कहने में, सरकार इतनी बड़ी बेशर्म हो गई है कि प्रदेश के जो उनकी कमेटियां हैं ना उनके आंकड़ों को मानती है, ना दूसरे जो हरियाणा के आंकड़े आते हैं उनको मानती है। सरकार अपनी ही धुन में लगी हुई है कि हमने सरकार हरियाणा को बहुत ऊंचे लेवल पे पहुंचा दिया है। आप समझिए कि जब आपको 2014 में सत्ता मिली तो प्रदेश पे पूरे हरियाणा बनने से लेकर तक कर्जा कितना था, कुल कितना था, आपको मैं बताता हूं 60,000 करोड़। और आज 25 दिनों में कितना है, 1,85,000 करोड़ हरियाणा के ऊपर कर्जा है। तो ये सरकार के 2500 दिनों की उपलब्धियां हैं, हरियाणा की बर्बादी का जश्न लोग मना रहे हैं। सरकार की तरफ से कहा गया कि इस 2500 दिनों में सबसे ज्यादा जो चोट किया गया है वो भ्रष्टाचार और दलाली सिस्टम पर किया गया है। क्या आपको भी यही लगता है कि भ्रष्टाचार जो प्रदेश से है इन 2500 दिनों में खत्म हो गया है? हेलो जी, आवाज आ रही है आप तक? हेलो जी, ओंकार सिंह जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? मेरे को ना डिस्टरबेंस आ रही है पीछे से, आपके ठीक है सर। हाँ, ठीक है, आवाज आ रही है जी, लेकिन पीछे से कुछ कर्मचारियों की डिस्टरबेंस आ रही है। ठीक है सर, मैं बोलता हूं, लेकिन मेरा सवाल ये था, मैं कहना चाहूंगा जी कि बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के ऊपर हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हमने भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। तो इसका सीधा उदाहरण है, किसी भी तहसील में, किसी भी पटवार खाने में, किसी भी नगर निकाय विभाग में आप इंतकाल के लिए चले जाइए, एनडीसी लेने के लिए चले जाइए, म्यूटेशन लेने के लिए चले जाइए, भ्रष्टाचार का जीता जागता सबूत आपको मिल जाएगा। और तो और जो हमारे पुलिस कर्मचारी हैं, इनको ये तो मालूम है शराब कहां बिकती है, सट्टा कहां लग रहा है, भ्रष्टाचार कहां हो रहा है, कहां चिट्टा बिक रहा है, सब मालूम है, लेकिन किसी शराब बेचने वाले को नहीं पकड़ा जाता। और आम आदमी हल्की सी गलती करते उसके ऊपर पर्चे दर्ज हो जाती हैं। ये सरकार की उपलब्धियां हैं। मेरे भाई कह रहे थे कि कर्जा जो है 60,000 करोड़ से 1,85,000 करोड़ हो गया। मैं बताना चाहता हूँ हरियाणा प्रदेश के ऊपर कर्जा 70,000 करोड़ था, जो आज 2.5 लाख करोड़ के ऊपर पहुंच गया। और आज तक 28 पेपर लीक हो चुके हैं। ये कहते हैं ना पर्ची ना खर्ची। पर्ची और खर्ची की तो बात छोड़ दीजिए, जो भी पेपर हो रहा है वो पेपर खरीदा जा रहा है, खरीद के व्यक्ति पेपर दे रहे हैं। और मैं कहता हूं सरकार अगर सफेद पोश है तो एक कम से कम व्हाइट पेपर जरूर जारी करे। 2014 से लेकर आज तक कितनी नौकरियां इन्होंने दी और किस किस जिले में कितनी नौकरियां आई। और मैं आपको बताना चाहूंगा आज तक तकरीबन 14 बड़े घोटाले हो चुके हैं। शराब घोटाला, रजिस्ट्री घोटाला, एक भी घोटाले की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई है। शराब घोटाले की आपको याद होगा, हमारे गृह मंत्री अनिल विज जी ने कहा था इस मामले में एससीटी बनाई जाए। एससीटी बनाने के बजाय एसईटी बना दी गई, उसकी रिपोर्ट भी आ गई, आज तक रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं। और तो और छोड़िए, आज इस सरकार को 2 साल होने का 2500 दिन तो टोटल हो गए, आज तक इनका 2 पार्टियों का मिनिमम कॉमन प्रोग्राम नहीं बना। सारे एक दूसरे को लूटने में लगे हुए हैं इस प्रदेश में। इससे बुरी हालात क्या हो सकती है कि परसों किसान आंदोलन में इनका एसडीएम सरेआम कह रहा है, एक एसडीएम सिविल सर्वेंट होता है, इन्होंने सिविल सर्विस की परीक्षा तो पास कर ली, लेकिन इनको सिविल के मायने नहीं समझ आया आज तक। वो सरेआम बोलता है कि सिर फोड़ दो किसानों के,
कोई भी व्यक्ति यहां से निकलना नहीं चाहिए, सिर्फ फूटा हुआ निकलना चाहिए। मैं आपको लिखित आदेश दे रहा हूं। इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। मैं कहता हूं ऐसे अधिकारी के ऊपर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, अटेम्प्ट टू मर्डर के केस बनने चाहिए और यूपीएससी और सुप्रीम कोर्ट के राष्ट्रपति से इनको बर्खास्त करने की अपील लगनी चाहिए। ठीक है अमित नेहरा जी, क्या आपको भी लग रहा है कि प्रदेश पूरी तरह से भ्रष्टाचार मुक्त हो गया है इन 2500 दिनों में? आप कैसे देखते हैं 2500 दिनों को? खालिद, देखिए, मुख्यमंत्री ने एक बात कही, बड़ी स्पष्ट रूप से कही कि हमारे आने से पहले प्रदेश में भ्रष्टाचार व्याप्त था पूरी तरह से। तो मुख्यमंत्री को यह भी साथ में क्लियर करना चाहिए था कि उन्होंने उस टाइम जो भ्रष्टाचार हुआ उसके कितने दोषियों को सजा दिलवाई, कितने मुकदमे दर्ज करवाए, कितने सस्पेंड हुए, कितने टर्मिनेट हुए अधिकारी, किस नेता के खिलाफ आप कहां तक गए। तो ये 2500 दिन बहुत होते हैं। अब ये कहेंगे कि अदालत में है मामला, ये है वो है, तो उससे बात नहीं बनती। आखिर में बरी हो जाएंगे जिनके खिलाफ थोड़े बहुत मुकदमे हैं। तो जब आप पुराने भ्रष्टाचार को याद करते हो तो उन पर कार्रवाई करो, तभी सरकार की मंशा स्पष्ट होगी। पहली बात जी। और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि जो किसान आंदोलन है उसको कांग्रेस बरगला रही है। तो इसका मतलब ये है कि बीजेपी में जो पार्टी है तो उसमें इतना दम नहीं है कि उनको सही रास्ता दिखा सके या उनको सही बात बता सके। भाई कहीं ना कहीं तो इसका मतलब कमी है सरकार में भी। तो ये सारी चीजें बरगलाने वाली हैं सरकार की। हाँ, कुछ बातें ऐसी हैं जो सरकार ने ठीक भी की हैं, जैसे ट्रांसफर पॉलिसी, खासतौर पे टीचर्स ट्रांसफर पॉलिसी। तो ऑनलाइन किया उन्होंने, अच्छे रिजल्ट आए हैं, लेकिन वो सिर्फ टीचर्स तक सीमित कर दी गई। बाकी महकमे हैं जो, उनमें भी इनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए था अगर सकारात्मक सोच रखती सरकार। लेकिन क्या है कि ट्रांसफर भी एक बहुत बड़ा उद्योग है किसी भी सरकार के लिए। मैं इन पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ, हर सरकार के ऊपर ही आरोप है। लेकिन सर सीएम ने साफ कहा, अमित जी सीएम ने साफ कहा कि हम ऐसी व्यवस्था लाना चाहते हैं, या जो व्यवस्था ऐसी जो पहले थी उसको बदलना चाहते हैं। हम ऐसी व्यवस्था लाना चाहते हैं कि लोगों को सरकारी दफ्तरों का चक्कर नहीं काटना पड़े, और इसको लेकर लगातार काम कर रहे हैं ताकि लोग परेशान ना हो। देखो, ऐसा है खालिद, ये बात नहीं है कि बीजेपी ने आके ये चीजें इम्प्लीमेंट की हों। कांग्रेस ने भी ये चीजें इम्प्लीमेंट करनी शुरू कर दी थी। है अपना ये जो जमाबंदी, अभी एक प्रतिभागी ने कहा, तो वो कांग्रेस गवर्नमेंट लेके आई थी कि आप ऑनलाइन आप फर्द ले सकते हो, जमाबंदी ले सकते हो। तो उसको और ज्यादा तेजी लेके आनी चाहिए थी इसमें। तो ये बात वही है भाई, आप एक तो मैप रोड बनाए भाई, हम इतने दिन तक ये काम कर देंगे, इतने दिन तक ये काम कर देंगे। हालांकि चीजें ऑनलाइन है अब भी बहुत सारी, लेकिन उसमें भी 6-6 महीने लग जाते हैं, साल लग जाता है, कोई जवाबदेही नहीं। अब दो चीज है खालिद, इन्होंने कहा ना कि हम टाइम फ्रेम में कर देंगे, बांध देंगे कि निश्चित दिनों तक अगर वो काम नहीं हुआ तो उस पर कार्रवाई होगी। खालिद, पहली बात तो ये है कि सरकारी कर्मचारी और सरकारी अधिकारी का बुरी तरह टोटा है प्रदेश में। भाई पद खाली हैं, जो स्थायी का पद है उस पे आप जो ये होते हैं टेलीविजन कह लो या ठेके पे कह लो, जो डीसी रेट पे, उनसे काम चलाया जा रहा है। आपके पास कर्मचारी अधिकारी है नहीं तो काम कैसे होगा? भाई आप उनकी भी तरफ देखें ना। भाई वर्कलोड बहुत ज्यादा है। भाई पद बढ़ाए नहीं गए हैं। जो 1966 में जो पद थे जिन डिपार्टमेंट्स में, कई डिपार्टमेंट तो उन्हीं पदों से काम चला रहे हैं। भाई जनसंख्या इतनी बढ़ गई है, वर्कलोड इतना बढ़ गया है। तो मुझे तो ये आश्चर्य होता है, अगर मान लिया सारी शिकायतों पे अगर कार्रवाई करने लगेंगे, जो पद बनाया शिकायत निवारण करने का, तो क्या वो सारी शिकायत टाइम एक समय में वो उनका निराकरण कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे? क्योंकि शिकायतें इतनी होगी, उनका निराकरण होगा ही नहीं। वे जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगी। तो ये चीजें हैं, तो इन चीजों का जवाब चाहिए जनता को। दूसरी जो सबसे बड़ी बात यह है कि बेरोजगारी जो है उसने कमर तोड़ दी हरियाणा की। 28% से ज्यादा बेरोजगारी है। सत्यव्रत शास्त्री जी भी हमारे सर थोड़ा सा प्लीज
हमारे साथ दूसरे गेस्ट भी जुड़ गए हैं, इसलिए आपको यहां रोकना पड़ रहा है। सत्यव्रत शास्त्री जी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता हैं, जुड़ गए हैं। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। सरकार के 2500 दिन पूरे हो गए, सीएम ने पूरा लेखा जोखा दिया। इस दौरान उन्होंने साफ कहा कि सिर्फ भ्रष्टाचार ही नहीं, कई मुद्दों पर ऐसा काम किया गया है, कई समस्याओं को खत्म किया गया है, जिससे प्रदेश की जनता को काफी आसानी हुई है और सबसे ज्यादा चोट भ्रष्टाचार पर किया गया है। लेकिन इसी अवधि में शराब घोटाला हुआ, रजिस्ट्री घोटाला हुआ, पेपर लीक हुआ और 1, 2 नहीं 28 बार। क्या इन सबसे आपको भी लगता है कि प्रदेश पूरी तरह से भ्रष्टाचार मुक्त हो गया है? गलत आंकड़े दे रहे हैं आप। 28 बार पेपर लीक की जो बात कर रहे हैं, जो आपके मानसून सत्र में बात उठी वही बात कर रहा हूं मैं। चलिए सर, एक बार लीक हुआ ना, वो बात करिए सर, एक ही बार लीक हुआ ना। अच्छा, एक बार लीक हुआ, उसको तो मान लीजिए सर, एक बार का तो मान लीजिए। आप 28 बार नाम गिनवाइए। सर, आप 28 बार नाम आपका विपक्ष कहता है, आपके साथ जो मानसून सत्र में बात उठती है उसकी बात कर रहे हैं। मैं यहाँ कांग्रेस के प्रवक्ता उनसे भी बात करा देता हूँ। 28 बार सर, जो कांग्रेस के प्रवक्ता उनसे भी बात करवा देता हूँ। हाँ, तो आप अपने विपक्ष को क्यों नहीं संभाला? मैं तो विपक्ष की बात कर रहा हूँ, जो मानसून सत्र में बातें उठी। आपने ये नहीं कहा कि विपक्ष कह रहा, आपने अपना स्टेटमेंट दिया। मैं सवाल पूछ रहा हूँ। आप दोनों एक साथ बात करेंगे तो भी जवाब देने के लिए हम तैयार हैं। अच्छा, एक बार तो हुआ ना सर, एक बार तो हुआ ना, आप छोड़ दीजिए, एक बार भी नहीं हुआ। जिम्मेवारी हम मान रहे हैं, उसके लिए हमने कानून बनाया है। एक बार भी नहीं हुआ। आपको लगता है भ्रष्टाचार मुक्त हो गया है प्रदेश? एक बार भी हम नहीं कह रहे हैं, आप बोलिए। पूरी तरह से भ्रष्टाचार मुक्त हो गया? आप सुनेंगे? हाँ, बोलिए सर। हाँ, पहले तो देरी से जुड़ने के लिए आपकी टेक्निकल टीम के कारण से ये गड़बड़ हुई, उसके लिए सर क्षमा चाहेंगे। लगातार प्रयास कर रहे थे आपसे जुड़ने के लिए। अब आप बात आते हैं कि हमने भ्रष्टाचार की कमर तोड़ने के लिए जो बात कही है, उसका मतलब यह है कि यदि पेपर लीक हुआ है तो हम उसकी अपनी जिम्मेवारी लेते हैं। लेकिन उस पेपर लीक के कारण से किसी गलत आदमी की एक भी हरियाणा के अंदर एंट्री नहीं हुई। हमसे पूर्ववर्ती सरकारें इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट तक मुंह की खाई है। काफी लोग तो जेल के अंदर भी हैं और काफी की जेल में जाने की तैयारी है। ये आरोप हमारी सरकार के ऊपर कोई व्यक्ति नहीं लगा सकता। पेपर आउट हुआ है, उसकी जिम्मेवारी सरकार ने, पार्टी ने, हमने मानी है कि उसके कारण से कुछ समय डिले हुआ, लेकिन उस कारण से किसी गलत की एंट्री सरकार में हो गई हो, ऐसा एक बार भी नहीं हुआ। और आप एक जिम्मेवार किसी गलत को फायदा ना मिले, जो लाभार्थी हैं उन्हें ही फायदा मिले, तो अच्छी बात है। ठीक है सर, बात पूरी कीजिए। बोलिए, आप बोलिए शास्त्री जी। हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि 2500 दिनों के बीच के अंदर जिस प्रकार से आज जो तिल मिला रहे हैं लोग, वो तिल मिला इसलिए रहे हैं कि तिल मिलाने का कारण केवल है कि उनको घी मिठाई मिल नहीं रही, और वो मिलने की फिराक में सरकार को बदनाम करके सरकार पलटने की कोशिश है। लेकिन याद रखिए, मनोहर लाल सरकार ने वो काम कर दिया हरियाणा के अंदर कि आज तो उनके बारे में कुछ 19-20 सोच सकते हैं, लेकिन जब इतिहास इस बात की समीक्षा करेगा कि 10 साल कांग्रेस के और 10 साल भाजपा के जब तराजू के अंदर तुलेगा, तो निश्चित रूप से मनोहर लाल की सरकार उसके ऊपर सब पर भारी पड़ेगी। क्योंकि जिस सिस्टम को, भ्रष्टाचार को नहीं, सब पर नकेल डालने के लिए, चाहे जनता हो, चाहे अफसर हो, चाहे कार्य प्रणाली हो, चाहे दलाल हो, सबके ऊपर अंकुश करके और व्यवस्था को बदलने का जो हमने काम का संकल्प किया था, उस व्यवस्था को बदलने का आज हरियाणा के अंदर काम हो रहा। ठीक है सर। खालिद जी, क्या घी और मिठाई नहीं मिल रहा है इसलिए आप लोग बौखलाए हुए हैं? शास्त्री जी, आपकी दिलेरी की दाद देनी पड़ेगी। जो 28 पेपर लीक हरियाणा में हुए, वो इस प्रदेश, नाम बोल दीजिए खालिद जी। खालिद जी, खालिद चहल का एक मिनट। खालिद जी, अभी 100 रुपए इनाम दूंगा आपको मैं। सुनिए, 100 रुपया तो सही। पे फोन पर सुनिए, आप 28 नाम गिनवाइए। सुनिए, आप 28 नाम गिनवाइए। सुनिए, आप 28 नाम गिनवाइए। आप सुनिए मेरी बात, आप सुन लीजिए। 28 नाम गिनवाइए। आप सुन तो लीजिए ना। हाँ, आप सुनेंगे नहीं तो पहले तो मैं आपको जो आप 100 रुपए का नाम दे रहे हैं, आप गिनिए। पहले से आप जो 100 रुपए का नाम दे रहे हैं, मेरी शुभकामनाएं आपको। मेरी तरफ दम की मिठाई, हम लोग जिस मुद्दे पे हैं उसी पे, जिस मुद्दे पे अपन उसी पे बात करते हैं। चलिए, जो 28 पेपर लीक का मसला है, उस प्रदेश का मीडिया, उस प्रदेश के न्यूज चैनल सभी बताते हैं, और हम आपको ऑथेंटिक बात करते हैं कि 28 बार पेपर लीक हुआ। और ये पेपर लीक का मसला, शास्त्री जी, पेपर लीक कोई सामान्य नहीं, ये आपकी सरकार से जुड़े लोगों का, प्रदेश के युवाओं के खिलाफ एक स्कैम है जो अंदर खाने किया जाता है। मैं तो यहां तक कहता हूं कि भर्तियां, मैं तो यहां तक कहता हूं कि भर्तियां जो हो रही हैं वो स्कैम नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय संघ सेवक द्वारा उन पेपरों को चुराया जाता है। उन्हीं पेपरों को, जो उनकी विचारधारा से लोग
जो उनकी विचारधारा से सहमति लगते हैं या तो उनको दिए जाते हैं, या उनके अच्छे दाम देते हैं पेपर उनको दिया जाता है। ये तो 28 पेपर लीक का मामला है। दूसरी बात, आप हरियाणा में कहते हैं कि आप हरियाणा का कहते हैं कि आपने 2500 दिनों में क्या किया। मैं आपको बताने दे चाहता हूं कि पूरे 48 साल में हरियाणा में, पूरे 48 साल में हरियाणा में मात्र कर्जा था हरियाणा के ऊपर 65,000 करोड़, और आपके 25 दिनों को उसमें ऐड करते हैं तो आज हरियाणा कर्जदार है लगभग 2 लाख करोड़ का। ये आपके 25 दिनों की उपलब्धि है, आप इसको लिख लीजिए। ये आपके 25 दिनों की उपलब्धि है, ये मेरा लिखा हुआ डाटा नहीं है शास्त्री जी, आपकी सरकार का बताया हुआ डाटा है। एक मिनट शास्त्री सुनिए, ठीक है, सिर्फ आलोचना ही नहीं, आलोचना नहीं है, सिर्फ आलोचना ही आलोचना नहीं है। ये आपको मानना होगा कि सरकार ने राशन डिपो को लेकर जो भ्रष्टाचार हो रहा था उसमें भी सुनिए तो सही काम किया है, अभी सुनिए, पानी बचाने के लिए भी जो उन्होंने जो योजना लाई उसको लेकर भी काम किया है। इन सब चीजों को भी मानना होगा। भाई मैं आपकी बात नहीं मानता, आपका तो ये तो आप ये सिस्टम हो गया। ये कहावत है ना कि अब बेगानी शादी में अब्दुल्ला आप भाजपा आपका चैनल बंद करवा देगी, आप उनके पक्ष में। सर ऐसी बात नहीं है खालिद जी, ऐसी बात नहीं है। आपकी मजबूरी है खालिद जी, पूरा मौका मिला इसका मतलब नहीं कि आप कुछ भी बोलेंगे। खालिद जी कुछ भी बोलेंगे राष्ट्रीय सतर पे हुआ है, नहीं, चैनल जो ये कुछ भी नहीं बोल सकता खालिद जी। चैनल बंद करवा दिए गए, नहीं आप कुछ भी नहीं बोल सकते खालिद जी। इसलिए सरकार की हिमायत करिए। प्लीज प्लीज अभी आप खालिद जी कुछ नहीं बोल सकते। शास्त्री जी नहीं, आपको कोई नहीं था, उनसे भी मैंने बात करी है। खालिद जी आप कुछ भी नहीं बोल सकते, कुछ भी नहीं बोल सकते। डिबेट का ये मतलब नहीं है, डिबेट का ये मतलब नहीं है खालिद जी, डिबेट का ये मतलब नहीं है कि आप कुछ भी बोलेंगे। नहीं, अगर वो खालिद जी प्लीज प्लीज, हम ना भाजपा की ना कांग्रेस की तरफ से बोलते हैं, हम जनता की आवाज उठाते हैं। खालिद जी आप ये नहीं सोचे, नहीं आपने जो बात बोला ना नहीं, आपको बता रहा हूं, आप मेरा बंद कर दीजिए, अकाउंट बंद कर दीजिए, क्या फर्क पड़ेगा? नहीं, मैं आपको बता रहा हूं कि भाजपा के प्रवक्ता ने आपसे क्या कहा कि आप कांग्रेस के सुर में सुर मैंने उनको जवाब दिया। ऐसी कोई बात नहीं है, आपको भी जवाब दे रहा हूं। आपसे कहा ना, आप ऐसे अनर्गल आरोप नहीं लगा सकते। नहीं उन्होंने कहा नहीं, प्लीज प्लीज छोड़ दीजिए इस बात को। ठीक है, मैं आपको बताना चाहता हूं, नहीं आप मुद्दे से भटक रहे हैं, मुद्दे से भटक रहे हैं। खालिद जी मुद्दे से क्या नहीं हरियाणा के साथ भटक रहे हैं, क्या नहीं हरियाणा के साथ हुआ? क्या बिजली के बिल नहीं बढ़े? दिनों पे बात हो रही है, पेट्रोल डीजल के रेट नहीं बढ़े? क्या बस का किराया नहीं बढ़ा? क्या बेरोजगारी नहीं बढ़ी? क्या महिला अपराध नहीं बढ़े? हरियाणा में क्या नहीं हुआ आप मुझे बता दीजिए। और आप मुझे ये बताइए कि हरियाणा में क्या एक भी उद्योग स्थापित हुआ? उद्योगों को बेचने के अलावा कोई एक उद्योग स्थापित हुआ? शास्त्री जी जल्दी से रिप्लाई कीजिए। देखिए भाई खालिद जी, मैं बड़ी विनम्रता के साथ बात कर रहा हूं कि डिबेट को संचालित करना आपकी जिम्मेवारी है। यदि मैं भी अतिरेक में आता हूं तो मेरा भी सर्वर डाउन करने में या उसके आवाज डाउन करने में आपको संकोच नहीं करना सर, बात रखिए। और जिस प्रकार से इसका वातावरण बनाया, मेरा पहले 10 मिनट 15 मिनट आपके इस टेक्निकल टीम के कारण से खराब हो गया। उसके बाद कांग्रेस सर जल्दी से मुझे ब्रेक पे जाना होगा प्लीज सर। ब्रेक पर जाएं, ये आपकी व्यवस्था है। हाँ, लेकिन जल्दी से हम आप अपनी बात बातों को मर्यादा के अंदर रखना जानते हैं और उस मर्यादा के बाद हम बात रखेंगे। बिल्कुल उसी मर्यादा के लिए सबसे अपील की जा रही है कि जो मर्यादा जो है उसको बनाए रखें, क्योंकि एक डिबेट हम सबका सिर्फ ये एक बहस का मुद्दा नहीं है, लेकिन प्रदेश में जो लोग देख रहे हैं उनके पास भी सही मैसेज जाना चाहिए। हमें यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, लेकिन जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको बताएंगे कि कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल ने आज 2500 दिन पूरे होने को लेकर क्या कहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और आपको सुनवा देते हैं कि करण सिंह दलाल जो कि कांग्रेस के नेता हैं और पूर्व मंत्री हैं, उन्होंने 2500 दिन पूरे होने को लेकर क्या कुछ कहा है। ये जो मुख्यमंत्री जी का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो ये इस तरह के बयान दिए गए हैं, ये जैसे झूठे नारे इन्होंने अपने चुनावी घोषणा पत्र में और आए दिन जिस तरह के झूठे बयान आते रहते हैं, झूठ की पोटली है। आज हरियाणा की जो खस्ता हालत है, जो हरियाणा में कंगाली बढ़ रही है, जो हरियाणा में बेरोजगारी बढ़ रही है, कानून व्यवस्था चौपट हो रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, मुख्यमंत्री को उनका उल्लेख करना चाहिए था। आज भाजपा के 2500 के दिन के अंदर कोई उपलब्धि ऐसी नहीं है सिवाय जातियों और धर्मों में नफरत फैलाना और वर्गों को, लोगों को वर्गों में बांटना। हरियाणा को आज पूरे देश में बहुत पीछे धकेलने की जो काम है वो भाजपा ने किया है। तो सभी गेस्ट हमारे साथ बने हुए हैं। शास्त्री जी, आपने सुना कि किस तरह से करण सिंह दलाल ने आरोप लगाए हैं कि इस 2500 दिनों में कोई उपलब्धि नहीं है, और भी जो उन्होंने बातें कही आपने सुना ही होगा, क्या रिएक्शन है? देखिए,
करण दलाल जो हैं इतने पुराने और परिपक्व राजनेता हैं, उनको इस प्रकार की बिल्कुल एकदम नीचे का स्टेटमेंट देकर अपनी भी किरकिरी की है। हाँ, 19-20 आप कह सकते हो किसी को कि हमारे राज्य में ये 20 था, आज 19 हो गया, इनके राज्य में ये 20 है, हमारे यहाँ ये 19 हो गया। ऐसे समीक्षात्मक टिप्पणी करना एक अच्छे राजनेता का लक्षण है, लेकिन दूसरे को बिल्कुल गिरा देना और अपने आप को बिल्कुल चढ़ा देना, ये अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने की बात है। अब सुनिए, मुख्यमंत्री जी ने जिन विषयों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने जो आंकड़े दिए, उन आंकड़ों के बारे के अंदर यदि कोई संशय होता, उन बातों को लेकर हम ये नहीं करें कि हमने सब कुछ कर दिया, लेकिन हमने अपने कुछ काम किए हैं, उनके बारे में हमने बताया कि हमने ये काम किए हैं, और उन कामों के बारे में यदि आलोचना है या उनको शक है तो आप प्रश्न प्रतिप्रश्न कीजिए। अभी आप जब हम बात करें कि कांग्रेस की भूमिका के बारे में और भाजपा की भूमिका के बारे में, कांग्रेस ने अपने भूमिका के पिछले काल में जो जाट आंदोलन के अंदर जिस प्रकार से युवाओं को भड़काकर एक इस देश के अंदर पहली बार हरियाणा जैसे शांतिप्रिय इलाके के अंदर जो एक तांडव रचा, उसके अंदर कांग्रेसी और कांग्रेस के नेताओं के आपको अनेक प्रकार के उस समय मीडिया के अंदर भी रिपोर्ट्स आई थी। दूसरी बात, आज जो किसान आंदोलन चल रहा है, जब किसानों की बेहतरी के लिए आज तक देश के किसी भी राज्य में इससे अधिक 11,000 करोड़ रुपए आज हरियाणा के 50 लाख किसानों के खाते में गया है। आज तक के आंकड़ों के अनुसार यदि देखें तो किस स्टेट ने और किस के कारण से किसान के खाते में डाला, किसान की कितनी फसलें आज खरीदी गई है, बाजरे को क्रम दर कैसे बढ़ाते बढ़ाते हम कहां तक लेकर आगे उसकी खरीद के बारे में, कितनी फसलें हमने शुरुआत की थी, आज कितनी फसलों तक एमएसपी पर हमने खरीद कर दी, क्या ये किसान की उपलब्धि नहीं है? ठीक है, ठीक है। बिजली के बारे में हम आपको आज कहते रेट, बिजली के बारे में हमने रेट डाउन नहीं किए। इस देश के अंदर बिजली एक राजनीतिक एजेंडा होता है, आदत लागे था, आज उसको लोगों के बीच में ऐसी शास्त्री जी अब नहीं सुनिए, नहीं आप सुनिए, आप जिस प्रकार की बातें कर रहे थे आप सुनने का, आप सुनिए, आपकी लंबी चौड़ी भाषण होगी ना, सुन लीजिए। अरे सुनो, ठीक है, अरे धैर्य रखो, अरे धैर्य रखे साहब, धैर्य रखिए। जिस प्रकार से बिजली को आधार लेकर पूर्ववर्ती कितनी सरकारों ने इस हरियाणा सरकार के अंदर आंदोलन चलाए, आप मुझे ये बता दीजिए, नहीं बोलना पड़ेगा साहब, कितनी बार किसान आंदोलन, बिजली का प्लांट, अरे खालिद जी जब बात आती है तो चरमराहट उठता है। मैं कहता हूँ सुनिए बात, कौन सी सरकार है को गोलियों का शिकार नहीं होना पड़ा? आप बताइए ना एक बार को उदाहरण, आप सुनिए, आप अपनी सरकार का उदाहरण बताइए कि आपकी सरकार में किसानों को क्या दिया, हमने क्या दिया, एक बार तुलना करके देखिए। सुनिए तो सही सर, जब आपकी सरकार का चेहरा कैसा आपको मैं बता देता हूँ। मैंने सुनिए तो सही, उसके ऊपर आइए, नहीं आप सुनिए ना, मैंने जो बात सुनिए, उसके ऊपर आइए, मैं आपको ऑथेंटिक बात बता रहा हूं। नहीं प्लीज आप रेल मत होइए, मुद्दे पे रहिए, आप करके रखिए। शास्त्री जी आपकी सरकार का चेहरा जो आप खुद ही दिखा रहे हैं, आप समझ लीजिए कि जब दिन में माननीय मुख्यमंत्री जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो जो लाठीचार्ज हुआ उसके लिए उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि इस लाठीचार्ज के पीछे विपक्ष का हाथ था, यही बोला था ना साहब। मैं बता रहा हूँ, आप सुनिए, मैं प्रूव कर रहा हूँ। अरे आप प्रूव कर रहे हैं, एसडीएम को सस्पेंड किया गया है तो वो क्या, उनसे क्या गलती है? नगर में 5 सितंबर की मुझे बताइए, जो एसडीएम इसमें ड्यूटी मैजिस्ट्रेट था वो अभी सस्पेंड हुआ है, एसडीएम को सस्पेंड किया गया तो उनको किस गुनाह में सस्पेंड किया गया? ये आपकी सरकार का चेहरा है। सुनिए, अब आप सुनिए, दूसरी दोनों लोग रुकिए जरा, मुझे और भी केस मुझे बताइए, शास्त्री जी और शास्त्री जी और खालिद जी प्लीज, कितने के बिजली के प्लांट लगाए, आप उसका एक प्लांट का ब्यौरा दे दीजिए। आप मुझे ये एक सेकंड साहब, आप मुझे ये बता दीजिए कि आपने कहा कि इतने करोड़ रुपया किसानों के खाते में जा चुका है, आप मुझे ये बता दीजिए कि कितने करोड़ रुपया आपने बीमा कंपनियों को किसानों को दिया है, उन दोनों का संतुलन बनाइए और आप बताइए कि आपने अपनी जेब से क्या लिया। बिल्कुल वैसा ही है जैसे अभी आपने कहा था कुछ दिन पहले, आपने कुछ दिन पहले कहा था कि किसान हम जो सरसों के तेल की जगह 250 रुपए देंगे, 250 रुपए मिले लोगों को और ना सरसों को तेल मिला, आपने दोनों चीजें उनसे ले ली। ठीक है ओंकार सिंह जी, सरकार, प्रदेश सरकार की हम बात कर रहे हैं, 10 फसलों को एमएसपी पर खरीद रही है, पंजाब में 2 फसलें खरीदी जाती हैं, केंद्र भी 2 फसलें खरीदती है, सरकार इतना किसानों के लिए कर रही है, लेकिन आखिर फिर किसान मान क्यों नहीं रहा? दिक्कत क्या हो रही?
किसान है ही नहीं खालिद जी ये लोग। खालिद जी, सबसे पहले तो मैं आपसे बेनती करूंगा, आपका एक प्रतिष्ठित चैनल है और ये चर्चा का विषय है, लड़ने का विषय नहीं है। बिल्कुल। ये जो प्रवक्ता आपस में लड़ पड़ते हैं, ये गलत बात है। इससे पूरी देश की जनता हमारे को देख रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। हमें बहुत शालीनता से एक दूसरे का सम्मान करना और जवाब देना है। बिल्कुल, मैं कोशिश करें कि अपनी बारी में समस्या के ऊपर जी बात रखिए। किसान समस्या के तो हालात ये हैं, आज 9 महीने बीत चुके हैं लेकिन सरकार को इनकी चिंता नहीं है। ये ऐसा पहली बार जिंदगी में देखा है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को लड्डू खिलाना चाहता है। पहला व्यक्ति कहता है मैं लड्डू नहीं खाना चाहता, लेकिन दूसरा कहता है ना तेरे को लड्डू खाना ही पड़ेगा। किसान कहते हैं हमें 3 कृषि बिल नहीं चाहिए, तो इनको क्या, इनके पेट में दर्द है, क्यों 3 कृषि बिल लेके आए। दूसरा, अगर किसान एमएसपी मांग रहा है, किसान ये नहीं कह रहा कि मेरी फसल एमएसपी पे सरकार खरीदे, किसान कह रहा है मेरे को एमएसपी दे दो ताकि कोई भी व्यक्ति एमएसपी से कम पे खरीदे तो उसको सजा का प्रावधान हो। अब मैं आता हूं अपने शास्त्री जी की बात पर। ये पेपर लीक की बात नहीं कर रहे। अगर पेपर लीक में किसी सरकारी अधिकारी या किसी बड़े नेता का हाथ नहीं है तो पेपर लीक की सीबीआई जांच क्यों नहीं करवाते? क्या दिक्कत है इनको? मैं बताता हूं पिछले 7 साल में हरियाणा में क्या क्या तरक्कियां करी। हरियाणा में बेरोजगारी में नंबर 1 आ चुके हैं हम पूरे देश के अंदर। हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं 2024 तक बेरोजगारी को खत्म कर देंगे, लेकिन कोई रोड मैप नहीं है, कोई योजना नहीं है। ऐसा कौन सा मंत्र मारेंगे कि बेरोजगारी खत्म हो जाएगी? दूसरा ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार हमने हरियाणा से खत्म कर दिया। मैं कहता हूं मेरा खुला चैलेंज है, आप अंबाला छावनी में आइए, ये अनिल विज का क्षेत्र है, यहाँ पे आके नगर निगम में जाके बिना पैसे के कोई काम करवा के दिखा दीजिए, मैं पार्टी से इस्तीफा दे दूंगा, प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे दूंगा। हर जगह भ्रष्टाचार है। तहसील में चले जाइए, इंतकाल करवाने चले जाइए, बिना पैसे के पटवारी इंतकाल दर्ज नहीं करता। और तो और मैं बताना चाहता हूं, इस कोरोना काल में सरकार ने स्कूल के बच्चों के लिए क्या सोचा, अभिभावकों के लिए क्या सोचा। पहले इन्होंने बोला कि जो प्राइवेट स्कूल के बच्चे सरकारी स्कूलों में एडमिशन लेना चाहते हैं उनको एसएलसी की जरूरत नहीं है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। अब इन्होंने फिर से कंपलसरी कर दिया। ऐसे लाखों बच्चे हैं जो पढ़ाई के लिए फीस नहीं दे सकते। सरकार ने 1 रुपए का भी किसी को अनुदान नहीं दिया। हाँ, शिक्षा के स्कूलों को, निजी स्कूलों को अपग्रेड करने के लिए सरकार ने जरूर कार्रवाई करी है। और जहां तक बात है सड़कें और विकास करने की, मैं अपने अंबाला छावनी हल्के की एक उदाहरण देना चाहता हूं। हमारे अनिल विज जी कहते हैं पिछले 5 साल में जब चुनाव का वक्त था 1875 करोड़ रुपए अंबाला कैंट के विकास पे लगाए। 1875 करोड़ रुपए में मैं गारंटी से कहता हूं अंबाला कैंट जितना एक नया शहर बसाया जा सकता है 1875 करोड़ रुपए में। यहाँ गपले ही गपले हैं। जिस दिन ये सरकार के नेता गद्दी से उतरेंगे उस दिन ये गपले सारे सामने आएंगे। अगर ये धुले हुए हैं, ये राशन की बात करते हैं। मैं इनसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। एक थैला इन्होंने दिया, खालिद जी एक बात कहकर खत्म करूंगा। इस थैले में इन्होंने राशन दिया, उस थैले की कीमत तो बता दीजिए। उस थैले में प्रधानमंत्री जी की फोटो है, मनोहर लाल जी की फोटो है, दुष्यंत चौटाला की फोटो है। अगर आपने मशहूरी करनी है अपने पार्टी के पैसों से मशहूरी कीजिए, के पास जाएंगे जब जवाब दे देंगे। लेकिन अमित जी राइट टू करप्शन की बजाय राइट टू सर्विस सरकार लेकर आई, कह रहे हैं सीएम। इससे लोगों को फायदा हो रहा है, तो विपक्ष को क्यों इसको लेकर दर्द हो रहा है, पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अगर लोगों को फायदा है सरकारी योजनाओं से तो उसका मानना चाहिए लोगों को भी। लेकिन विपक्ष इस बात को क्यों नहीं मान रहा है? एक तरफ सरकार कह रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार खत्म कर रहे हैं, विपक्ष इस बात के लिए तैयार ही नहीं है। देखिए खालिद, मैंने पहले भी ये बात क्लियर कर दी थी, जब तक पर्याप्त कर्मचारी अधिकारी नहीं होंगे सरकार के पास हर महकमे में, तो राइट टू सर्विस एक्ट का कोई मतलब नहीं रह जाता। आप ये समझ लीजिए कि जितनी शिकायतें जाएंगी ऊपर, कमीशन जो बनाएंगे, जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बनाएंगे जो उनका निपटारा करेगी, उसमें इतने कर्मचारी नहीं होंगे कि वो सारी उनका निपटारा कर दें। लेकिन सरकार तो कह रही है कि जवाबदेही तय करेंगे। अभी प्रॉब्लम क्या है सर? सरकार तो कह रही है कि जवाबदेही तय करेंगे। अगर जो कर्मचारी काम नहीं करेगा, अगर उसकी फाइल आगे चली जाती है और वो भी काम नहीं करता तो उसके ऊपर जाएगा, लेकिन सबकी जिम्मेदारी तय होगी। तो ये तो अच्छी बात है कि लोगों को इससे कम से कम फायदा होगा, भटकना नहीं पड़ेगा। ऐसा है खालिद, हरियाणा में एक कहावत है, ब्याह के गीत सारे सच्चे नहीं होते। यानी शादी में जो गीत गाए जाते हैं वो सच्चे नहीं होते, अतिशयोक्ति होती है, बड़ा चढ़ा कहा जाता है। ये बिल्कुल उसी तरह की कमिटमेंट है।
जो 2500 दिन पहले सरकार ने की थी कि 6 महीने के अंदर अंदर रॉबर्ट वाड्रा जेल में होंगे। अब 2500 दिन हो गए हरियाणा सरकार को, रॉबर्ट वाड्रा तो बाहर घूम रहे हैं। अब इस तरह की जो चीजें हैं ये अव्यवहारिक हैं, इम्प्रैक्टिकल हैं। भाई आपको प्रैक्टिकल सोचना पड़ेगा, आपको उनका सोल्यूशन देना पड़ेगा। आपने ये कह दिया कि ये हो जाएगा, इसका मतलब ये नहीं कि हो ही गया। अभी एक प्रतिभागी ने बड़ा अच्छा सवाल किया था, उस पर हमें चर्चा करनी ही चाहिए। भाई जो हरियाणा प्रदेश के मुखिया, पुलिस के मुखिया हैं, गृह मंत्री अनिल विज, उन्होंने चिट्ठी लिखी मुख्यमंत्री को कि आप जो पेपर लीक हुआ है इसको सीबीआई को सोचिए, इस पूरे कांड को। लेकिन मुख्यमंत्री ने तवज्जो ही नहीं दी। भाई इसका मतलब ये है कि जो प्रदेश का पुलिस का मुखिया है उसको पता है अपनी पुलिस की कैपेबिलिटी का, उसको अपनी उसकी योग्यता का पता है कि वो नहीं कर पाएगी इसको सॉल्व। तो बेहतर यह है कि सेंट्रल एजेंसी को दे दिया जाए, लेकिन उनको तवज्जो नहीं दी गई। अब या तो मुख्यमंत्री अनिल विज से स्पष्टीकरण मांगे कि आपने ये चिट्ठी क्यों लिखी, आपको अपनी जो पुलिस है उस पर विश्वास क्यों नहीं है। लेकिन इन चीजों के, इन बातों के सवाल नहीं आते। अब एक बात बार बार ये आ रही है कि किसान आंदोलन है, उसको कांग्रेस छह दे रही है, कांग्रेस का हाथ है, तो अच्छी बात है। देखिए, लेकिन इसमें अगर ये कहती है बीजेपी, तो बीजेपी को ये एश्योरेंस देना चाहिए, देना पड़ेगा आज यहाँ पे कि अगर वो भविष्य में सत्ताच्युत होती है, सत्ता से बाहर होती है, तो किसी जन आंदोलन को समर्थन नहीं देगी। और इससे पहले जब सत्ता में नहीं थी, उन्होंने जो आंदोलनों को अपना वो समर्थन दिया था, उसके लिए क्षमा याचना करे। 2013 में खुद राजनाथ सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं, वो किसानों के बीच गए थे धरनारत दिल्ली में। उन्होंने कहा था कि बीजेपी आपके साथ है और तन मन धन से साथ है, आप एजिटेशन करें। तो ये चीज बतानी पड़ेगी बीजेपी को कि आगे जो भी जन आंदोलन होगा, किसान आंदोलन होगा, अगर बीजेपी सत्ता में नहीं रही, अगर विपक्ष में रही, तो उनको बिल्कुल भी भाव नहीं देगी, उनसे बिल्कुल दूरी बना के रखेगी। ठीक है, तो अभी तो बात बनेगी, नहीं तो ये कहने का क्या फायदा है। जी शास्त्री जी, विश्वास नहीं हो रहा है लोगों को, चाहे वो विपक्षी पार्टियां हो या राजनीतिक विश्लेषक, वो भी इसको लेकर कश्मकश में दिख रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, तो मैं आपके डिबेट में लेट जुड़ा था, तो दो मेरे से पहले जो पैनल में बैठे हैं उनका एक बार परिचय किस योजना के साथ वो बैठे हैं। एक खालिद चहल का है, अमित जी, जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। खालिद जी से तो मैं पहचानता हूँ। ठीक है, एक अमित नेहरा जी हैं जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, और ओंकार सिंह जी हैं जो इनेलो के प्रवक्ता हैं। हाँ, अब ठीक हो गया जी। अब जो ओंकार सिंह जी ने जो बातें कही उसका हम जवाब तय करते हैं और उसके आगे बढ़ते हैं। ओंकार सिंह जी को इसलिए ये भरोसा नहीं होता क्योंकि अपने कार्यकाल में एक भी ये ऐसा कोई एक कदम नहीं उठा के गए जिसको आज लोग कोट करते हो कि आज उस समय ये काम था, आज ये काम नहीं हो रहा। दूसरी बात, जिस आप छावनी की बात करते हैं और वो पटवारी गिरदावर और उनकी बात करते हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं आपके इस चैनल के साथ, आप एक भी अधिकारी के खिलाफ एप्लीकेशन दीजिए, कल एक्शन नहीं होगा तो मैं उसका जिम्मेवार बैठा हूं। ठीक है, आप ओंकार सिंह बात जी, नहीं कर सकते। पूरा आप आश्वासन मिला आपको। अधिकारी के ऊपर आरोप लगाइए, लिखित दीजिए, शिकायत कीजिए, उस पर कार्रवाई हम करेंगे। ऐसे नहीं हो सकता। अरे ओंकार जी, ऐसे नहीं होता भैया। आप जिस भ्रष्टाचार को लेकर चल रहे हो, जिन बातों को कह रहे हो, वो सुप्रीम कोर्ट ने प्रूव कर दिया। ओंकार जी सुप्रीम कोर्ट ने प्रूव कर दिया कि इस सरकार ने, हाई कोर्ट ने प्रूव कर दिया कि इस सरकार ने बेहतरीन पॉलिसी तय किया अपॉइंटमेंट के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी कांग्रेस के द्वारा की गई भर्तियों को रद्द करके ये सिद्ध किया कि कांग्रेस के उसमें भ्रष्टाचार हुआ। लेकिन हरियाणा की एक भी भर्ती के ऊपर न हाई कोर्ट ने न सुप्रीम कोर्ट ने आज तक टिप्पणी की, बल्कि 5% जो 5 के आते हैं उसके लिए हाई कोर्ट ने सरकार की पीठ पर दबाई कि पहली बार कोई ऐसी सरकार है जिसने गरीब के बारे में सोचा है। अब आते हैं अमित जी की बात पर। अमित जी ने जिस प्रकार की बातें कही कि ब्याह के गीत सब सत्य नहीं होते, लेकिन भाई अमित जी, आज के ब्याह में गीत झूठे बोले गए होंगे दूसरे पक्ष को फैलाने के लिए। हमारे यहाँ तो ब्याह में गीत नौसा और नौसी के वही बोले जाते हैं जो उसके अंदर होता है, इसलिए ब्याह के गीत हमारे यहाँ तो सच्चे होते हैं। आपके ब्याह में गलत किसने बोले वो आप तय करेंगे।
रही बात विश्वास की और अविश्वास की, विश्वास तो किसी को यह भी नहीं होता था कि मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री बनेंगे, ये मुख्यमंत्री भी बने। उनको यह भी भरोसा नहीं था कि 5 साल चलेंगे, 5 साल भी चले। भरोसा कुछ लोगों को आज भी नहीं है कि सरकार 5 साल चलेगी। मैं दावे के साथ कहता हूं कि ये जो लोग आज देख रहे हैं कि सरकार गिरने की और इंतजार कर रहे हैं चुनाव का, तो धैर्य से अपनी पार्टी और अपनी नीति और नियत नेता को ठीक करो। ठीक है, खाली जाते हैं अमित जी। पार्टी के ठीक है सर, नेता अमित जी अमित जी बोलिए। अमित जी कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए। ऐसा है खालिद, अगर ये जो एक कहावत को अगर पर्सनलाइज कह रहे हैं तो मैं ये बता देता हूं, जिसकी ये बड़ाई कर रहे हैं उसके तो ब्याह में गीत भी नहीं गाए गए, ब्याह ही नहीं हुआ। गीत की तो बात छोड़ो, बात करते पर्सनलाइज की। आप पर्सनल अटैक कर रहे हो, आप पे इतनी वो नहीं है कि आप कहावतों का अर्थ लगा सके। हमारे ब्याह में, आपके ब्याह में गीत गाए नहीं गए होंगे। अरे पहले अपनी शादी तो करवा लो अपने मुख्यमंत्री की और मंत्री की। आपकी मुझे खुलने का खोलनी पड़ेगी, आप कहां से रिलेटेड है, उसके बाद आप पर टिप्पणी करूंगा। व्यक्तिगत टटोल लो, आपके पास सारी चीजें हैं। मैं व्यक्तिगत की है, जब आपकी व्यक्तिगत की है ना, आपकी प्लीज कोशिश करें कि व्यक्तिगत टिप्पणियां ना हो, क्योंकि हम एक सार्थक बहस के लिए हैं। नहीं क्या अमित जी और शास्त्री जी, हम एक सार्थक बहस के लिए बैठे हैं, इसलिए पर्सनल टिप्पणी ना हो। खाली और क्या ये ठीक है सर, ठीक है। तो पर्सनल टिप्पणी इन्होंने शुरू की है भाई, अपना पहले गीत तो लो उसके बंदड़े के। ठीक है, भाषा की मर्यादा आप लोग रखें और पर्सनल अटैक ना करें। हम सार्थक बहस के लिए बैठे हुए हैं, न कि एक दूसरे पर अटैक करने के लिए। खालिद जी जल्दी से। आपने पूरी की पूरी डिबेट का सतर गिरा दिया। आप कहते हैं किसी एक अधिकारी की कंप्लेंट का, अब मुझे वो दे दीजिए। आपको मैं बता देता हूं, मेरे व्हाट्सएप पे मैंने मेवात के एसपी को एक एएसआई की कंप्लेंट की है 10 दिन पहले, उसके भ्रष्टाचार की। आज तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। मेरे पास व्हाट्सएप है, मैं चाहो तो चैनल पे दे सकता हूं। दूसरी बात, अब आप सुनिए, आपके पास नहीं कर सकता, मैंने चैनल पे बोल दिया, आप चैनल की डिबेट उनको दिखा दो। दूसरी बात आपको बता देता हूं, मेवात में आप चले जाइए, मैं अपने जिले की बात करता हूं। सतर आपने गिराया तो मुझे बताना पड़ेगा। मेवात में चले जाइए, जहां तक प्रोटोकॉल है साहब, किसी भी थाने का इंस्पेक्टर एसएचओ होता है 3 स्टार इंस्पेक्टर। आप मेवात में जाइए, 2-2 स्टार 1-1 स्टार लोगों को वहां पे एसएचओ लगा के रखा है, मात्र उन लोगों को जो एसपी के साथ बेहतर मिली भगत कर सकते हैं। फिर आइए आप तहसील में, आप तहसील में देखेंगे कि एक तहसीलदार को 3-3 तहसील दी गई है, जहां पे आप एक एफिडेविट नहीं ले सकते बिना 500 की रिश्वत दिए हुए। मेरे पास वीडियो है चीजों का। ठीक है सर। दूसरी बात, आप स्कूल में जाइए, अगर आपको थोड़ा सा बर्थ सर्टिफिकेट निकलवाना तो वहां भी भ्रष्टाचार है। मैं अपने जिले की बात कर रहा हूं। और हो गई आपके जिले की बात, पूरे प्रदेश की बात कीजिए। एक सेकंड भाई साहब, 1 मिनट। और जितने भी आपके मेडिकल वहां पे इंस्टीट्यूट है मेवात के अंदर, ओंकार सिंह जी, जितने भी मेडिकल इंस्टीट्यूट है मेवात के अंदर, ओंकार सिंह जी लास्ट कमेंट। खालिद जी हो गई, खालिद जी बात हो गई आपकी बात। आपको उपचार खालिद जी मेडिकल रिपोर्ट्स भेजते हैं मेवात में, चले जाइए। ठीक है, ओंकार सिंह जी लास्ट कमेंट जल्दी से। खालिद जी, मैं तो ये कहना चाहूंगा, ये सरकार कह रही हमने भ्रष्टाचार खत्म कर दिया, ऑनलाइन व्यवस्था शुरू कर दी। ऑनलाइन व्यवस्था से व्यक्ति को जितनी परेशानियां हो रही हैं, जरा धरातल पर आकर देखें। एक रजिस्ट्री अगर हम अपनी जमीन को बेचना या खरीदना चाहते हैं, जब हम तहसील में जाते थे उसी दिन हम बेचे या खरीद सकते थे। आज ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से भ्रष्टाचार की वृद्धि हुई है। सीएससी सेंटर पे लोग अप्लाई करते हैं और जो कर्मचारी या अधिकारी सीएससी सेंटर की एप्लीकेशनों पर सरकार का बैठा हुआ है, वो बिना उसको देखे रिजेक्ट कर देता है। इससे भ्रष्टाचार में वृद्धि हुई है। आज एक रजिस्ट्री कराने के लिए 1.5 महीना व्यक्ति को नगद निकाय, ये बात आपने कह दी। अब जरा अमित जी को भी बोल लेंगे। लास्ट कमेंट अमित जी। ठीक है ओंकार सिंह जी, अमित जी लास्ट कमेंट। सर बोलिए अमित जी। देखिए सरकार इतनी डरी हुई है खालिद। आज सेक्टर 27 में अगर जाके देखे चंडीगढ़ में, तो इतने भारी भरकम बंदोबस्त थे कि वहां पे चिड़िया पर नहीं मार सकती। कल आपने करनाल में देखा, आम आदमी का जीना दूभर कर दिया इन्होंने। इतना डर क्यों है इनको? अगर कांग्रेस से इतना डर है तो कांग्रेस पे कार्रवाई क्यों नहीं करते? अब देखिए पिछले 9 महीने से ये हरियाणा में नहीं घुस पा रहे हैं, उसके लिए इन्होंने 15 दिन तिरंगे का सहारा लिया। अपनी समस्या है, खुद पर्सनल समस्याओं, क्योंकि प्रॉपर्टी डीलर का काम किया, मोटे मोटे नोट छापते थे, अब वो सब बीमारियां खत्म हो गई, इसलिए इनको ये सरकार पसंद नहीं आती।
लेकिन भैया हरियाणा की जनता ने इस सरकार को चुना है, 5 साल के लिए चुना है। ठीक, आप मेहनत कीजिए, ठीक अगली है, बार आपका नंबर आएगा। ठीक है सर, आप तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आज सरकार के 2500 दिन पूरे हुए और उस पर प्रदेश के मुखिया मीडिया के सामने आए और उन्होंने पूरा लेखा जोखा दिया, लेकिन विपक्ष को यह बात पच नहीं रही है। विपक्ष इसे लेकर सरकार की कमियां गिना रहा है। फिलहाल इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।